नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। मित्रों, आज अपन बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। इतिहास की जो ये श्रृंखला चल रही है उसके अंदर आज का जो टॉपिक है अपना उत्तर वैदिक काल। मित्रों, उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कब है, इसका विस्तार कहाँ तक का था, इस समय क्या क्या परिवर्तन आए, ये ऋग्वैदिक काल से किस तरीके से भिन्न था, और इसके अंदर यहाँ के इस समय के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। इसके अलावा अपने सभी प्रतियोगी परीक्षा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये उत्तर वैदिक काल जो है इसका समय और विस्तार कौन सा है। मित्रों, ये वो समय था जब ऋग्वेद के बाद 3 नए वेदों का जो प्रचलन में आए। उनमें से सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये वो समय था। इसी समय आरण्यकों की और उपनिषदों की, पुराणों की और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए इसका समय लगभग, जैसे कि अपन मानते हैं कि 1000 BC से लेके 1000 BC से प्रारंभ माना जाता है और लगभग अपन देखते हैं कि 500 BC 600 BC तक का ये समय माना जाता है। इसके अंदर इसका विस्तार जो मानते हैं, चूँकि अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है सप्त सिंधु प्रदेश था, और इसके अंदर अब सत्ताओं का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश यानी सरस्वती और सिंधु नदी का किनारा है, वहाँ से लेकर अब अपना इसका विस्तार कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो हरियाणा और दिल्ली का एरिया है, यहाँ आ गया। और गंगा यमुना का जो दोआब है एरिया, यहाँ पर अब ये विस्तार ऋग्वैदिक काल के अंदर सत्ता के प्रमुख केंद्र ये हो गए थे। क्योंकि इस समय लगभग 500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व कुछ बड़े बड़े नगरों का भी उदय हुआ है, और बहुत सारे इस समय अपन देखते हैं कि नगरों से लोग परिचित भी हो गए थे। इसके अंदर अपन देखते हैं काशी के अश्वपति और विदेह के जनक, और जो पांचाल जो था इस समय का, याद रखना मित्रों, काशी के राजा थे अश्वपति, विदेह के राजा थे जनक, और इस समय सबसे विकसित राज्य जो था वो था पांचाल। कई बार ये भी एग्जाम आता है कि उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित राज्य कौन सा था। पांचाल प्रवाहरण जाबिली यहाँ के राजा थे इस समय। लेकिन मगध और अंग जो है, ये ध्यान रखना मित्रों, कई बार सवाल आता है, मगध और अंग ये प्रदेश जो थे ये इस समय आर्य साम्राज्य से बाहर के प्रदेश माने जाते थे। तो कहने का मतलब ये था कि इस समय लोग नगरों से और राजाओं से परिचित भी हो गए थे। इसके अलावा अपन देखते हैं इस समय पुरु और कुरु दोनों मिलकर, पुरु जो था भरत और सुदा, अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था कि पुरु और भरत मिलकर, पुरु प्लस भरत मिलकर क्या कहलाए, कुरु, कुरुक्षेत्र देश के रूप में फेमस हुआ। इसके अलावा अपन देखते हैं इस समय तुर्वस और क्रीवी जो है ये मिलकर के पांचाल कहलाए थे। ये जो पांचाल है ये थे तुर्वस और क्रीवी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुल मिलकर के पांचाल कहलाए। इस समय मैनांक और क्रौंच पर्वतों का भी उल्लेख आता है। इस समय के अंदर अपन देखते हैं तो दक्षिण के अंदर जो रेवा नदी है, जिसको नर्मदा का उल्लेख भी कहा जाता है, दक्षिण की रेवा नदी, याद रखना, रेवा नर्मदा का नाम था। और सदा नीरा नदी जो है ये गंडक का नाम था। तो इन नदियों का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल के अंदर आता है। ये कई बार एग्जाम में आता है कि उत्तर वैदिक काल की रेवा नदी आज की कौन सी नदी है और सदा नीरा किस नाम से जानी जाती थी। तो अपन ये बता सकते हैं रेवा नर्मदा और सदा नीरा गंडक नदी के तौर पे भी जानी जाती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ये इस समय इनका विस्तार एरिया था, सप्त सिंधु से लेकर दोआब तक का, और दक्षिण के अंदर रेवा नदी तक का एरिया जो है ये उत्तर वैदिक काल का विस्तार माना जाता है। अब अपन आते हैं इस समय के राजनीतिक जीवन के ऊपर। यहाँ के लोगों का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन और क्या व्यवस्थाएं थी, उसमें क्या चेंज आया। राजनीतिक जीवन के अंदर देखते हैं तो अब राजा जो है
कबीला जो था वो अब एक परंपरागत राजा के रूप में उल्लेखित हो गया था। यानी राजा जो है अब यहाँ पर वंशानुगत पद इससे पहले भी हो गया था, वैदिक काल में ही हो गया था। राजा अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था इस समय के अंदर। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, उसके अंदर ये कई बार सवाल पूछा जाता है मित्रों। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर राजा की उत्पत्ति और इसकी देवी शक्ति के सिद्धांत का पहली बार ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर उल्लेख भी आता है। इस समय के अंदर अपन देखते हैं कि राजाओं की जो व्यवस्था थी उसमें कई शक्तिशाली राजाओं का नाम जो कि मैंने अभी बताया है। इसमें परीक्षित जो है इसका नाम इस समय मृत्युलोक के देवता के रूप में आता है। मृत्युलोक का देवता परीक्षित का नाम। तो इस समय राजा बहुत महत्वपूर्ण पद हो गया था, कहने का मतलब ये है। और इस समय राजा जो है उसको राजा की इस समय भी कोई स्थायी सेना नहीं थी। जब कभी जरूरत पड़ती थी तो नागरिक सेना के तौर पर राजा का साथ देते थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इस समय राजा को दिया जाने वाला जो कर था, जिसको बलि नाम से जाना जाता था, ये 16वां भाग राजा को दिया जाता था। याद रखना, उत्तर वैदिक काल के अंदर 16वां भाग कर के रूप में जिसको बलि कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल के अंदर बलि जो था, यानी ये कर जो था, ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला था। और उत्तर वैदिक काल में याद रखना, ये बलि जो है ये अनिवार्य हो गया था। यानी अब 16वां भाग राजा को बलि के रूप में देना अनिवार्य था। यानी बलि यानी स्वेच्छा से दिया जाने वाला जो कर था उसको अब अनिवार्य माना गया, इस समय अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा राजाओं ने अपने अलग अलग जो उनका साम्राज्य था उसके अलग अलग विस्तार के नाम और उनके राजाओं की जो पदवी है, जो उनका विरध है, वो अलग अलग नाम रख दिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर के जो सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्व के राजा, पश्चिम के राजा, उत्तर, दक्षिण मतलब चारों दिशाओं में, और मध्य देश के राजा। इन राजाओं के एरिये का नाम जो था, विस्तार का नाम क्या था, और इनका जो विरध जो था वो क्या था। पूर्व के राजा जो थे वो थे साम्राज्य, इनके एरिये का नाम था साम्राज्य, और इनका खुद का विरध था सम्राट का। जो पूर्व दिशा के राजा थे उनके एरिये का नाम साम्राज्य और सम्राट। और पश्चिम के राजा थे वो थे स्वराज्य और स्वराट। याद रखना, पश्चिम के जो राजा थे उनके एरिये का नाम स्वराज्य था और उनका विरध जो था, टाइटल जो था, वो विराट था। उत्तर के राजा जो थे इनका एरिये का नाम विराज्य था और इनका टाइटल यानी विरध जो था वो था वैराट। दक्षिण के राजा जो थे उनका भोज्य और टाइटल जो था उनका विरध जो था भोज के नाम से था। मध्य देश के अंदर जो अपन देखते हैं तो राज्य और इनका टाइटल राजा का माना गया था। तो इस तरीके से राजाओं ने अपने बहुत सारे साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया। साम्राज्य का अलग अलग विस्तार के नाम दे दिए, उनके जो टाइटल थे उसके हिसाब से जाने गए। अब इसके अंदर अपन राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखते हैं तो सभा और समिति का उल्लेख है, जो कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। सभा विद्वानों की सभा थी, अनुभवी लोगों की सभा थी, जो आज के समय में राज्यसभा भी कह सकते हैं। समिति जो थी एक केंद्रीय सभा थी, जो राजा के शक्तियों पर यह सभा और समिति जो है वो नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा सभा और समिति का उल्लेख इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर भी आता है। इसके अलावा इस समय यज्ञ की बहुत ज़्यादा प्रधानता हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, इस समय पहली बार में यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के अंदर राजा अलग अलग तरीके के यज्ञ करवाते थे। उन यज्ञों में से सबसे पहले आता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता था, याद रखना मित्रों, राजसूय यज्ञ ये राज्याभिषेक के समय किया जाता था। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है।
इसमें राजाओं के द्वारा किए जाने वाले हवन और जितने भी अनुष्ठान दिए जाते थे उससे ऐसा माना जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है। इसका उद्देश्य क्या है? राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त करना, राजसूय यज्ञ का। इसके बाद राजा इस यज्ञ के पश्चात उसके जितने रत्नी होते थे, जिसका उल्लेख 12 रत्नियों के रूप में आता है, यानी कि जो मंत्री थे उनके घर जाता था, उनका आभार प्रकट करता था। ये सब राजसूय यज्ञ के अंदर किया जाता था। दूसरा आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ दिग्विजय प्राप्त करने के लिए था। दिग्विजय प्राप्त करने का मतलब इसमें एक सफ़ेद कलर के घोड़े को उसके पीछे सेना के साथ छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहाँ तक जिस एरिया के अंदर जाता, अगर उसका कोई विरोध करता तो उसको उनकी सेना के साथ लड़ना पड़ता था, नहीं तो वो जितने एरिया के अंदर घोड़ा होता उस घोड़े के द्वारा तय गया सारा एरिया उस राजा का हो जाता था और बाद में उस सफ़ेद घोड़े की बलि दी जाती थी। ऐसा अश्वमेध यज्ञ के अंदर किया जाता था। तीसरा आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था मित्रों? रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। याद रखना, रथ दौड़ का आयोजन। इसमें राजा के जो सहयोगी थे वो राजा को विजयी बनाते थे और उसके बाद राजा जो है इसके अंदर इस तरीके से माना जाता था कि ये राजा ने इतना विजय होने का टाइटल भी प्राप्त कर लिया है। चौथा जो आता था वो आता था अग्निष्टोम यज्ञ। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अग्निष्टोम यज्ञ जो है इसके अंदर अग्नि को आहूत करके राजा अग्निष्टोम यज्ञ करते थे और उसमें से जब कोई ये यज्ञ जो राजा करता था उन युगल को 1 वर्ष पहले, इस यज्ञ से 1 वर्ष पहले सात्विक जीवन जीना पड़ता था। ये इस यज्ञ की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सोम का पान किया जाता था और इस तरीके से ये यज्ञ व्यवस्था इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा पंच महायज्ञों का उल्लेख भी आता है। पंच महायज्ञ जो है इनका उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल के अंदर है। इसमें सबसे पहले आता है ऋषि यज्ञ। मैं आपको पंच महायज्ञों के बता देता हूँ। ऋषि महायज्ञ, ऋषियों को आभार प्रकट करने के लिए उनको ऋषि यज्ञ किया जाता था। देव यज्ञ, देवताओं का आभार प्रकट करने के लिए ये देव यज्ञ किया जाता था। तीसरा आता है अतिथि यज्ञ, मेहमानों को आभार प्रकट करने के लिए ये यज्ञ भी किया जाता है। चौथा आता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में समस्त जीव जंतुओं का आभार प्रकट करने के लिए और नर यज्ञ यानी मनुष्यों का आभार प्रकट करने के लिए ये पंच महायज्ञों का उल्लेख भी इस समय उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रमुखता से होता है। तो ये तो था इनका सभी का राजनीतिक जीवन। अब अपन आते हैं राजनीतिक जीवन के बाद इस समय के लोगों का यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो किस तरीके का था। मित्रों, इस समय अपन देखते हैं कि सामाजिक जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं। सामाजिक जीवन, इस समय पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख अपन ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। 4 वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर अपन ने पुरुष सूक्त में पढ़ा था कि 4 वर्ण जो है, लेकिन वर्ण का आधार इस उत्तर वैदिक काल में कर्म ना होकर जाति हो गया था। कर्म के बजाय जाति हो गया था। याद रखना मित्रों, ये इस समय एक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। कहने का मतलब क्या है कि अब जाति प्रथा यहाँ से उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसके अलावा अपन देखते हैं गोत्र प्रथा भी प्रारंभ हो गई है। कई ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसका उल्लेख भी आता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण जो है, ये मैं आपको बताता हूँ। शतपथ ब्राह्मण जो है इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई है जिसका कभी न कभी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे इसके अंदर विदेथ माधव की कथा है। विदेथ माधव की कथा, इस कथा के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से वैश्वानर अग्नि को धारण करके आर्य सभ्यता का विस्तार जो है सरस्वती नदी से लेकर सदानीरा तक किया गया। ये मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर विदेह माधव की कथा में वैश्वानर का उल्लेख है जिन्होंने मुंह में अग्नि धारण करके
आर्य सभ्यता का विस्तार, सप्त सिंधु प्रदेश अथवा सरस्वती नदी से लेकर के सदा नीरा गंडक नदी तक प्रवाह इसका किया है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि पुनर्जन्म की कहानी भी इस शतपथ ब्राह्मण के अंदर आती है। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो भी इस शतपथ ब्राह्मण के अंदर आती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एक बार इस समय में वैवस्वत मनु के समय में एक महान जल प्रलय आया था, जिसके कारण सृष्टि का विनाश भी हो गया था। ये कथाएं जो है ये इस समय के शतपथ ब्राह्मण के अंदर की गई है। इसके अलावा अपन देखते हैं परिवार के अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी वो महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई। महिलाओं को और लड़कियों को इस समय अपन देखते हैं कि न तो उनको यज्ञ में बैठने का अधिकार, न पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं की और बालिकाओं की जो स्थिति है वो डाउन हुई है और उसमें महिलाओं की स्थिति का ह्रास हुआ है। फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी महिलाएं जो हैं गार्गी, ग्रहिता, इन महिलाओं का, इन कन्याओं का उल्लेख एक महान विदुषी कन्याओं के रूप में भी इस समय अपने सामने आता है। तो ये यहाँ की सामाजिक जीवन के बारे में बताया। हालांकि इसके अंदर वर्ण व्यवस्था जो कर्म प्रधान न होकर जाति प्रधान हो गई थी, फिर भी अस्पृश्यता का कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि चांडाल लोग जो थे वो भी इस समय यज्ञ का भाग प्राप्त करने के अधिकारी थे। कहने का मतलब अस्पृश्यता नाम की कोई चीज़ इस समय तक नहीं थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि इनके सामाजिक जीवन के बाद अब आता है इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन मित्रों कैसा था? कृषि प्रधान व्यवस्था थी। याद रखना ये उत्तर वैदिक काल जो है ये भी कृषि प्रधान था। काठक उपनिषद एक उपनिषद है, काठक उपनिषद। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई है, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी वैन्य जो है इन्होंने सर्वप्रथम कृषि का आविष्कार किया, हल को जोता। इसके अलावा 24 बेलों के द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख भी इस काठक उपनिषद के अंदर बताया गया है। 24 बेलों के द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख भी इसके अंदर बताया गया है। जो व्यापारी जो थे वो उस समय अपना व्यापार करते थे, और सबसे बड़ी इस समय की मुख्य देन है शिल्पियों का उदय। विविध तरीके के शिल्पी, इनका उदय भी इस युग के अंदर माना जाता है। शिल्प कलाओं का, शिल्पियों का उदय भी इस समय माना जाता है उत्तर वैदिक काल के अंदर। इसके अलावा एक शब्द आता है शतमान। शतमान जो है ये एक चांदी की मुद्रा थी। याद रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शतमान जो है ये चांदी की मुद्रा थी, जो इस समय एक प्रमुख तरीके से मुद्रा विनिमय का साधन भी थी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पर महाजनी प्रथा या शुद्धखोरी प्रथा जो थी, ब्याज प्रथा जो थी, वो भी इस समय प्रचलित थी। तो ये कृषि प्रधान व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल भी। अब इसके बाद अपन देखते हैं इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के अंदर मित्रों देखते हैं तो जो देवताओं का अस्तित्व था उसमें त्रिदेव की अवधारणा पहली बार इस उत्तर वैदिक काल के अंदर आती है। याद रखना त्रिदेव की अवधारणा धार्मिक जीवन में। त्रिदेव मतलब अब ऋग्वेदिक काल के अंदर जो इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता के तौर पे थे वो अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब प्रजापति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था। रुद्र का नाम अब शिव हो गया था, और विष्णु को शरव रक्षक देवता के रूप में, याद रखना शरव रक्षक देवता के रूप में इस समय माना गया था। ये त्रिदेव की अवधारणा उत्तर वैदिक काल के अंदर आती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि मूर्ति पूजा का उल्लेख भी इस समय आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्ति पूजा का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल के अंदर आता है। और पूषण जो थे वो इस समय शूद्रों के देवता हो गए थे। पहले ऋग्वेदिक काल के अंदर ये पशुओं के देवता थे। पूषण के बारे में भी, पूषण जो है अब यहाँ पर इस समय शूद्रों के देवता हो गए थे। इसके अलावा अपन देखते हैं षड दर्शन जो है, षड दर्शन की अवधारणा का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल के अंदर आता है। ये तो था इनका धार्मिक जीवन। अब इनके बाद मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर आपके कई बार पूछे जाते हैं कि शतपथ ब्राह्मण जो है उसके अंदर पहली बार 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है।
और इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसके अंदर पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। याद रखना, जो छांदोग्य उपनिषद था, छांदोग्य उपनिषद के अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख है, 3 आश्रम जो है उनका उल्लेख है। और जाबालोपनिषद जो था उसके अंदर पहली बार 4 आश्रम का उल्लेख, 4 आश्रम, जाबालोपनिषद 3 आश्रम का छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी उल्लेख आता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर राजा की अवधारणा के बारे में बताया है कि राजा वही होता है जिसको प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, वही राजा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा बृहदारण्य कोश के अंदर यज्ञवाल्क्य और गार्गी की कथा का भी उल्लेख है, ये भी बहुत बार आता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि अस्तोमा सद्गव्य में जो अपना तथ्य है ये ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। और अंग राज्य जो है उसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद के अंदर भी आता है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे तथ्य जो है वो इस समय परीक्षा उपयोगी अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, उत्तर वैदिक काल के अंदर लाल मृद भांड बहुत ज़्यादा मिले हैं। लाल मृद भांड मतलब कि रेड पेंटेड जो अपन को खुदाई से साधन मिले हैं वो इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी उत्तर वैदिक काल की। तो मित्रों, ये उत्तर वैदिक काल का युग था जिसके अंदर अपन ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पढ़ा। परीक्षा उपयोगी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके सामने आ सकते हैं, उसको रिवाइज करना। अगली सीरीज़ में हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। थैंक यू।